बच्चा बाहर तो नहीं है पीछे? ओके, बैठो भाई, जल्दी बैठो। वो पीछे वाला गेट बंद कराओ। शुरू कर दे? ठीक है। बंद कर देना बेटा गेट। बैठ जाओ भाई और शांत हो जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। अब आवाज करेंगे 1 घंटे के बाद, ठीक है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे की क्लास है और कम से कम आपको 6 और ज्यादा से ज्यादा 9 नंबर ये दे सकती है किसी भी एग्जाम में, ठीक है? तो पीछे जो भी बैठे हैं भाई, आवाज ना करे। अब दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? अब एक फ्लो में हम सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। लगभग डीआई के 18 से 20 क्वेश्चन है। फिर वो बोल रहा है पीछे, यार क्या हुआ? फिर अभी मना किया है तो कितनी बार बोलना पड़ेगा? बच्चों से भी छोटे, ठीक है भाई? डीआई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने वाले हो, डीएसएसबी, ठीक है? अभी केवीएस का एग्जाम तो आने ही वाला है, तो सारे ही एग्जाम में कम से भी कम 6 नंबर, 9 नंबर, और जहां दिल्ली पुलिस है या एसएससी है तो वहां 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ये क्वेश्चन डीआई से आते हैं, ठीक है? बाकी पिछली बार डीएसएसबी ने ऐसा किया था कि 6-6 और 4-4 क्वेश्चन भी दे दिए थे, तो ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है अगर इतने आए तो। हाँ, अब ये समझ लो, इवनिंग एक क्लास मैंने ली थी एक बैच में, तो उनको मैंने थोड़ा सा डीआई के बारे में बता दिया था कि डीआई क्या होता है। मॉर्निंग वाले बच्चे ये भी सुन लो, 5 मिनट 7 मिनट में बस ये समझा रहा हूं कि कितने टाइप के डीआई होते हैं और उसमें कितनी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन से ही डीआई सीखते हो आप, डीआई की कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन से ही सीखोगे, क्वेश्चंस करते जाओ। जब आपने 20, 50, 100 क्वेश्चन कर लिए तो आप डीआई का कोई भी सवाल कर लोगे, कैसा भी आ जाए। तो यहां कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, फिर एक पीडीएफ ऑलरेडी रेडी है आपके लिए, इस क्लास के बाद जो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा उसको सॉल्व कर लेना। ये क्लास में आपको हर तरीके का जो डीआई है उसके एक एक 2-2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, फिर प्रैक्टिस का खेल है। कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। एक ही क्लास का टॉपिक है और काफी नंबर देके जाएगा, तो ध्यान से समझना। इसमें लिखने का कुछ खास नहीं है। आज के क्वेश्चंस मैं ज्यादा सॉल्व करूंगा, आप समझेंगे और अपने डाउट पूछेंगे, फिर जो पीडीएफ मैं भेजूंगा उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करना। आज लिखने की कोशिश ज्यादा मत करना, बस देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, पूछते रहो, ठीक है? आज डाउट्स क्लियर करना सारे, कि डीआई में कोई भी बात आपसे मिस ना हो, ठीक है? पहले थोड़ा सा समझा दूं कि डीआई कितने होते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो डीआई आपके सामने आएगा, टेबल चार्ट, ठीक है? इस तरीके की कोई टेबल आपको दे देगा, ये हो गई टेबल, और इसमें अपना कुछ डेटा लिखा होगा इधर और ऊपर। वो किसी बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं, किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें। किसी भी चीज का डेटा, आंकड़ों को ही क्या कहते हैं? डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, की आंकड़ों को देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो एक तो इस तरीके से आता है कि एक टेबल बनी होगी, टेबल में यहां कुछ लिखा होगा, इधर कुछ लिखा होगा, और उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे। ये पहला डीआई आता है टेबल की फॉर्म में। नंबर 2, दूसरा डीआई आएगा लाइंस की फॉर्म में, ठीक है ना? इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। जनरली 2 लाइन आती है, 3 लाइन वाला शायद आपके पेपर में ना पूछे।
ये मान लो जी ऐसे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब लाइन ग्राफ भी सेम चीज है। अगर यहां दो चीजों के बारे में डेटा दिया था तो ये भी दो चीजों के बारे में डेटा होगा, या दो टीम होंगी, या दो कंपनी होंगी, या दो कोई भी ग्रुप होंगे, उन दो चीजों के बारे में कोई ना कोई आंकड़ा आपको दे देगा लाइंस की फॉर्म में। इधर नंबर लिखे होंगे, यहां जो दो चीजें होंगी उनके बारे में लिखा होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, टीम ए, टीम बी, कंपनी ए, कंपनी बी, इस तरीके से लाइंस की फॉर्म में डेटा दिया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। तीसरा डीआई मिलेगा आपको, जिसे कहते हैं हम बार ग्राफ। बार ग्राफ जनरली इस तरीके के ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, ऐसे। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बीच में गैप होगा। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में यही फर्क होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, वो लगातार होते हैं और एक ही चीज का डेटा होता है। जो बार ग्राफ है उसमें दो चीजें, तीन कंपनी, चार कंपनी, उनका भी डेटा हो सकता है और बीच में गैप जरूर मिलेगा। तो इसी से मिलता जुलता है हिस्टोग्राम, बट हिस्टोग्राम जो है वो कनेक्टेड होता है, बार ग्राफ में गैप होता है। और बार ग्राफ एक से ज्यादा चीजों का हो सकता है, हिस्टोग्राम में किसी एक ही चीज का डेटा होता है, सिंगल यूनिट का, सिंगल कंपनी का, कोई भी सिंगल आइटम का डेटा होगा, उसे हिस्टोग्राम इस तरीके का होगा, सारे कनेक्टेड होंगे आपस में, ठीक है। ये है आपका हिस्टोग्राम। और पांचवा डीआई है पाई चार्ट। पांचवा डीआई होगा पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसमें एक क्वेश्चन चेंज हो जाता है, परसेंटेज और एंगल, ठीक है। देखिए, कोई भी जो सर्कल होता है वो एंगल बनाता है 360 डिग्री का, और परसेंटेज में होता है 100% के इक्वल। तो यहां पर बाकी क्वेश्चंस तो इनके जैसे ही होंगे, लेकिन पाई चार्ट में एक क्वेश्चन अलग होता है, एंगल टू परसेंटेज और परसेंटेज टू एंगल, कि या तो बोलेगा इतने परसेंट का एंगल बताइए, कोण बताइए, या इस एंगल की परसेंटेज बताइए। तो उसमें दो चीजें ध्यान रखना, जो पाई चार्ट है वो टोटल किसके इक्वल होता है, 100% के। यानी अगर इस पाई चार्ट में 6 सेक्शन है तो 6 सेक्शन की टोटल परसेंटेज आपको अलग अलग दी होगी क्वेश्चन में, पूरे को आप ऐड करोगे तो हमेशा वो कितना होगा, 100% होगा। और ये 100% किसके इक्वल होता है, ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड परसेंटेज। अब अगर 100% की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाएगा 18/5। बस ये चीज आपको याद रखनी है। इन ए पाई चार्ट 1% इक्वल्स टू 18/5 डिग्री। यानी अगर आपको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर यहां लिखा हुआ है ना, सपोज लेट्स टेक, यहां लिखा हुआ है 20%, और आपको 20% का क्या बताना है, एंगल बताना है, तो कैसे बताएंगे, 20 इंटू 18/5, तो आंसर आ जाएगा 72 डिग्री एंगल। बात समझ में आ गई। परसेंटेज को डिग्री में बदलना है, सीधा 18/5 से मल्टीप्लाई। और इसका उल्टा भी पूछ सकता है, डिग्री टू परसेंटेज, तो वो भी याद रख लें, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 5/18% के। बस यही दो बातें अलग हैं, बाकी सारे क्वेश्चन चाहे कोई भी डीआई हो, टेबल, लाइन, बार, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ऑलमोस्ट बाकी सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम होती है। एक बस एंगल और परसेंटेज वाला क्वेश्चन यहां अलग बनता है पाई चार्ट में, ठीक है। 1% 18/5 डिग्री, 1 डिग्री 5/18%। बस इसको और याद रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होंगे। अब मैं बार बार क्वेश्चन बोल रहा हूं तो एक बार ये भी लिख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं और उनके लिए आपको क्या पता होना चाहिए,
ठीक है, ये तो हो गए 5 टाइप के डीआई। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो, समझते रहो, कुछ भी ड्रॉ करने की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। आप बस समझो क्वेश्चन आज सारे। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन डीआई। कि डीआई में कितनी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो होते हैं इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे आसान क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो क्या पूछ लेंगे, मान लीजिए कि 4 बच्चों के मार्क्स का डेटा आपको दिया है, तो उसमें बोल देगा इस बच्चे के मार्क्स और इस बच्चे के मार्क्स का टोटल कितना या इनका डिफरेंस कितना। यानी सबसे आसान क्वेश्चन किस पे पूछा जाएगा, सम और डिफरेंस पे, कि कुछ चीजों के डेटा को जोड़ के दिखा दो या घटा के दिखा दो, उनका डिफरेंस बता दो, सम और डिफरेंस। तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उनका डेटा लो, ऐड कर दो, या जिसके बारे में बोला है उनका डिफरेंस बता दो। यानी कि जोड़ और घटा वाले सवाल बिल्कुल सिंपल। नंबर 2, तो दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है एवरेज पर बेस्ड। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज के लिए क्या आना चाहिए, एवरेज निकालना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 36, 44, 50, 60 और 70, और मुझे इनका एवरेज निकालना है। बस आपको डीआई में एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना ही आना चाहिए कि संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। एवरेज पूरा चैप्टर आने की जरूरत नहीं है कि एवरेज में कितनी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। बस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज और संख्याओं का औसत या एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जनरली वैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। शॉर्ट में याद रखो, पूरा ऑब्जर्वेशन और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो संख्याएं गिवन है सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो, यानी कि सम अपॉन नंबर, ठीक है। अब जैसे यही है, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करके कितना आ गया 260, और ये 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 52। ये आ गया एवरेज, ठीक है। तो इसमें यही पूछेगा कि जैसे किसी कंपनी के 5 सालों का एवरेज प्रोडक्शन बता दो, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट बता दो, तो बस सबको जोड़ के और 5 से डिवाइड कर दिया। 4 सालों का पूछा, 4 से डिवाइड कर दिया। यही एवरेज का बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। बस डेटा को कैलकुलेट ध्यान से करना है। कई बार लैक्स में होता है, कई बार करोड़ में होता है, कई बार थाउजेंड्स में होता है, तो वो चीज बस ध्यान रखनी है। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन यहां आता है रेशियो। यानी कि आपको बोलेगा 3 साल का प्रोडक्शन का और 3 साल का क्या, मैन्युफैक्चरिंग का। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या प्रॉफिट लॉस जो भी वर्ड होंगे, 3 साल का इसका और 3 का इनका, दोनों का रेशियो बता दो। तो रेशियो में क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे और फिर उसका रेशियो निकाल देंगे, सिंपल। जैसे मैं यहीं पे पूछूं कि पहले दोनों और आखिरी तीनों का रेशियो बताइए, तो करेंगे क्या, पहले दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 70, 80, और इन तीनों को ऐड कर देंगे 180, और इसका आपसे रेशियो पूछ लेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4:9। ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ चीजों के सम या डिफरेंस का कई बार क्या पूछ लेता है, रेशियो पूछ लेता है। तो जो भी कहा है वो करो, और करने के बाद दोनों चीजों को लिखो, या 3 चीजें हैं तो तीनों को लिखो और उनका रेशियो निकाल दो। आई थिंक रेशियो निकालना आता होगा सबको, ठीक है। नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आएगा परसेंटेज से। परसेंटेज में टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। A is what percent of B? A is what percent more than B? या B is what percent less than A?
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनेंगे परसेंटेज में। या तो पूछेगा कोई किसी का कितना परसेंट है, या फिर पूछेगा कोई किसी से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है। अगर सिर्फ परसेंटेज पूछा है, लेस और मोर नहीं है, तो बस ये देखो कौन किसका। क्या पूछा है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट, तो सीधा लिखेंगे ए अपॉन बी इंटू 100, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर, ठीक है, जिसके तुलना में पूछा जाता है वो नीचे, इंटू 100। ये हो गया बेसिक, अगर सिंपल क्वेश्चन परसेंटेज का आता है। अगर पूछता है लेस और मोर, ठीक है, तो लेस और मोर में हमेशा ऊपर तो आएगा डिफरेंस, चाहे लेस पूछे या मोर, ठीक है। अब अगर क्या पूछा है? मोर, तो लेस वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोई ज्यादा किससे होता है? कम से, और कोई कम किससे होता है? ज्यादा से। तो अगर आपसे पूछा है लेस, तो मोर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, अगर मोर पूछा है तो लेस वाला नंबर नीचे आ जाएगा। ऊपर हमेशा डिफरेंस ही रहेगा, चाहे लेस परसेंट पूछे या मोर परसेंट पूछे, ऊपर हमेशा दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा। नीचे अब मान लो इसमें से ए बड़ा है, तो अब क्या पूछा है? मोर, तो नीचे क्या आएगा? बी, क्योंकि कोई ज्यादा किससे होता है? कम से, और कोई कम किससे होता है? ज्यादा से। तो अगर मोर पूछा है तो लेस वाला नीचे आएगा। ये पहले का आंसर। भाई मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि बी छोटा है और ए बड़ा है, ठीक है। तो छोटे बड़े में अगर बड़ा पूछा तो छोटा नीचे आएगा, अगर छोटा पूछा तो बड़ा नीचे आएगा। ऊपर हमेशा डिफरेंस ही आएगा, इधर लेस परसेंट पूछे और मोर परसेंट। तो ये पहले इसका आंसर हो गया दूसरे का। और इसका आंसर क्या होगा तीसरे का? ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। ये 3 क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन बनेगा इसमें फॉर्मूला बेस्ड। अब ये फॉर्मूला आपको डीआई में खुद गिवन होगा। डीआई का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्वेश्चन में अपने आप कोई फॉर्मूला दिया होता है कि आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। क्वेश्चन में खुद एक तरीका, एक पैटर्न, एक फॉर्मूला गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वो डीआई हम सॉल्व करेंगे, फिर ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो 5वां क्वेश्चन ये भी आता है फॉर्मूला बेस्ड, बट ये फॉर्मूला वहीं आपको गिवन होगा, उसी को देखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और छठा मैंने आपको बता ही दिया, परसेंटेज एंड डिग्री। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि परसेंटेज और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं पिछले 10, 12, 15 साल के पेपर उठाऊं तो डीआई में लगभग हमने यही सब क्वेश्चन देखे हैं, इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, कभी कभी डबल डीआई भी आ जाता है। जनरली तो टीचिंग एग्जाम्स में या बेसिक दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में या जो नॉर्मल लेवल के पेपर होते हैं जहां ज्यादा टफ पेपर नहीं आता तो सिंगल डीआई ही आता है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन डबल डीआई के भी करेंगे। जैसे कभी कभी पाई चार्ट के साथ एक रेशियो दे देता है, या रेशियो के साथ कोई परसेंटेज का डेटा दे देता है, तो कभी कभी डबल डीआई भी आ जाते हैं। 99% तो सिंगल डीआई का क्वेश्चन ही आएगा, और आज हम सारे सिंगल डीआई की ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर कमिंग जो एग्जाम है उसमें सिंगल ही आएगा, डबल वाला आपको नहीं मिलेगा। बट फिर भी नेक्स्ट क्लास में जब आपके डाउट्स होंगे या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछने होंगे जो मैं आपको दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो वहां मैं आपको एक आधा डबल डीआई भी करवा दूंगा रिस्क फ्री होने के लिए, कि बाय चांस एक आध क्वेश्चन दे दे तो हमें मालूम, ठीक है। मुश्किल वो भी नहीं होता, थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होती है बस, ठीक है। तो चले आगे यहां से। ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 टाइप के डीआई होते हैं। अब क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। जहां दिक्कत हो पूछ लेना कि इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। प्लस आज जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने सीधे पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। तो ऐसा हो सकता है कोई डीआई इंग्लिश में हो और कोई डीआई हिंदी में हो, तो जहां आपको दिक्कत आए लैंग्वेज की तो मुझे बता देना, उसका मीनिंग मैं लिख दूंगा यहां पर, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली तो मैथ्स में संख्याएं होती हैं, तो लैंग्वेज का इतना ज्यादा रोल नहीं है। तो कोई कोई डीआई हिंदी में भी हो सकता है, कोई इंग्लिश में भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। अभी अपने जो मॉक क्वेश्चन है वो नहीं डाले अभी, ठीक है ना। तो अगर हिंदी मीडियम हो और किसी को दिक्कत लगे तो हाथ उठा के पूछ लेना, मैं बता दूंगा या उसका मीनिंग लिख दूंगा कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ज्यादा ध्यान रखना किस पे, सॉल्व करने पे, लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आ गया है।
अब ये एक पाई चार्ट है, ठीक है। इस पाई चार्ट में टोटल हमें देखो गिवन क्या है, दिया गया पाई चार्ट कैंसर अनुसंधान संस्थान यानी कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अपनी उन्नत प्रयोगशाला के लिए एकत्रित किए जाने वाले धन के स्रोतों, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए पैसा कहां कहां से आता है उसका डेटा आपको दिया हुआ है। जूम तो ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं दिख रहा है आपको। चलो देखते हैं, एक मैं लिखता हूं यहां पर। अब इसमें देखो मैं हर डीआई के साथ लिखता जाऊंगा। इसमें क्या गिवन है, कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जो फंड के रिसोर्सेज हैं, फंड रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है एक्सटर्नल असिस्टेंट्स यानी कि बाहर के सोर्स, मतलब मान लो विदेशों से पैसा आ रहा है, वो कितना गिवन है 10%, ठीक है। पाई चार्ट अगर कुछ ना लिखा हो तो हम उसको परसेंटेज मान के चलेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेज, अदर गिवन है 5%। गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कितना परसेंट मिल रहा है 34%। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी कितना दे रही है 15%। और जो बैंक्स हैं वो कितना आपको पे कर रहे हैं 36%, ठीक है। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, 36 34 हो गया 70, 85, 90 और 100। तो पाई चार्ट हमेशा 100% के इक्वल होगा। अब आपको इस पाई चार्ट में किसी कैंसर इंस्टीट्यूट में पैसा कहां से आता है ये दिया हुआ है, और ये पैसे के सोर्सेज दिए हुए हैं कि यहां से इतने इतने % पैसा आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, गवर्नमेंट के अनुरूप केंद्रीय कोण ज्ञात करें। सरकार जो पैसा दे रही है उसका एंगल कितना है, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना, हमें इसका एंगल निकालना है। बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है, परसेंटेज मालूम है, एंगल निकालना है। अब मैंने आपको लिखवाया था कि 1% कितने डिग्री के बराबर होता है 18/5 डिग्री के बराबर होता है। किसकी वैल्यू निकालनी है, गवर्नमेंट की, यानी कि 34% की वैल्यू निकालनी है बस। 34 × 18/5, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 6.8। अब सुनिए डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, पहले तो इसको कैंसिल कर दिया, 5 से 6.8 आ गया। सबसे पहले 18 और 6 की गुणा कर लो, कितना हो गया 108, 108। और फिर 18 और 8 की गुणा कर लो, 18 × 8 कितना होगा 18 × 8 144। 18 × 8 कितना होगा 144। जब डेसिमल वाला लिखो ना तो उसको एक छोड़ के लिखो, हमेशा ऐसे लिखो और यहां लगा दो पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट आएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 4 और 2, यानी कि 122.4। बाकी आप सीधा 68 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट भी लगा सकते थे लास्ट में, बट ठीक है, अगर जिसकी कैलकुलेशन ठीक है वो अलग अलग करके भी ऐड कर लेता है। नहीं तो जनरली क्या करो 68 से मल्टीप्लाई करो और एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो एंगल जो है वो गवर्नमेंट का कितना आ गया 122.4 डिग्री, यही हमारा आंसर। अब ये बताओ ये फ्री के नंबर नहीं है तो क्या है भाई, जिसको मालूम है कि 1% 18/5 डिग्री होता है और 34% की डिग्री बतानी है, क्या 2 सेकंड में 3 नंबर नहीं आ गए भाई? 2 सेकंड से ज्यादा मुझे तो नहीं लगे कि इस क्वेश्चन में लगेंगे। गवर्नमेंट का एंगल निकालिए, एंगल निकालने के लिए बस 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्वेश्चन हो गया। चलो आगे, नेक्स्ट। इसमें आपको गिवन है स्टडी द गिवन पाई चार्ट। अब देखिए इसमें 2 चीजें गिवन है,
ये डबल नहीं कहूंगा इसको मैं, बस यहां पर परसेंटेज दे दिया, यहां कुछ वैल्यूज दे दी। क्या गिवन है पाई चार्ट में? डिटेल्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ मेल्स अमंग देम। पाई चार्ट में क्या गिवन है कि एक कंपनी के किस डिपार्टमेंट में कितने परसेंट लोग काम करते हैं। जैसे कंपनी में अकाउंट्स में 18% लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन में 30%, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज में 7% लोग, आईटी में 25% और मार्केटिंग में 20% लोग। अब इनमें से जो मेल्स की संख्या है वो ऊपर दी हुई है, मतलब जैसे प्रोडक्शन में लिखा है 295, तो जैसे ही हम प्रोडक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें से 295 क्या है? मेल्स है, तो बाकी जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? फीमेल्स। अब इसका पता कैसे लगेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है? उसके लिए जरूर कोई ना कोई और इंफॉर्मेशन दी होगी। जैसे यहां गिवन है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000, बस इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 1000, इसका मतलब हुआ 100% की वैल्यू कितनी है? 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 क्या गिवन है? टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है। और टोटल एम्प्लॉइज परसेंटेज में कितने होते हैं? हमेशा ही 100%। अगर 100% 1000 के इक्वल है तो 2 जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू क्या आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। 1% की वैल्यू पता लग गई तो अब हम इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखना 18% किसके इक्वल होगा? 180 के। 1% की वैल्यू 10 है तो 18% की वैल्यू क्या होगी? 180। तो अगर हमसे यह पूछा होता कि अकाउंट्स में टोटल कितने लोग काम करते हैं, तो 180 लोग काम करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 300। एग्जाम में हमें ये सारे ऐसे नहीं लिखने, जो पूछा होगा वही निकालेंगे। अभी तो क्लास है इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है और इस पे भी आ सकता है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं? 200, आईटी में 250 और एचआर में हो गए 70 लोग, ठीक है। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है। द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट टू द टोटल ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। देखिए एचआर में टोटल कितने लोग हैं? 70, और एचआर में मेल्स कितने हैं? 62। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एचआर में 62 मेल्स हैं, तो बाकी 8 क्या होंगी? फीमेल्स। और क्या पूछा है? ये जो एचआर में फीमेल है ये टोटल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है? टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 1000। और 1000 में से फीमेल कितनी है? 8। एचआर डिपार्टमेंट में यही निकालना था, एचआर डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स हैं वो टोटल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है। तो 8 1000 का कितना परसेंट होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 0.8%। दिस इज योर आंसर, 0.8%, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे भी आ सकता है कि मार्केटिंग में कितने लोग काम करते हैं, या मार्केटिंग और अकाउंट्स वालों में कितना डिफरेंस है, मार्केटिंग एचआर और आईटी मिला के टोटल कितने लोग हैं। यही बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, मार्केटिंग और एचआर वालों का रेशियो क्या है, ये पूछ सकता है। इसने क्या पूछ लिया? पहले एचआर वाले लोग निकालो, उसमें से मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग करो, और फिर वो फीमेल टोटल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्लियर है सवाल? आगे चले। ये देखिए अब इसमें सारा जो डेटा है वो किस में आ गया? डेसिमल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है? 5 कारखानों द्वारा वनस्पति तेल का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल बाय 5 फैक्ट्रीज, ठीक है, इन लाख टन्स दिया हुआ है। 1992 में, ये है 1992, सभी 5 कारखानों का औसत बताइए। एवरेज निकालना है 1992 का। तो सबसे पहले इनको सबको ऐड करते हैं। अब देखिए ऐड करने का तरीका, 16 और 8 32, 32 और 16 16 32 और 8 40 हो गया, 40 और 7 47, 47 और 23 कितना हो गया? 70। 70 तो पूरा पूरा हो गया। पॉइंट में कितना है? 4 और 2 6 और 8 14 और 2 16 और 9 25। 25 का मतलब 2.5, तो टोटल हो गया
72.5। ये टोटल आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज। किसका एवरेज निकाल रहे हैं? 1992 का एवरेज निकाल रहे हैं। सबसे पहले पांचों को ऐड कर लिया, जिसको अलग अलग जोड़ने में दिक्कत होती है वो सारों को लिख के भी जोड़ सकता है। ये आ जाएगा 72.5। और अब इसको किससे डिवाइड कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका लगभग 14.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो डीआई का क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। चाहे कैसा भी, कितना भी बड़ा डीआई हो, कैलकुलेशन ज्यादा है तब भी निकाल के आंसर लगा के आना है, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेसी आएगी, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा मैथ्स में। और 2-3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्या पता 4 भी आ जाए। चलिए आगे चले। लिखना मत कुछ भी, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप बस सारे क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि हर तरीके के डीआई का क्वेश्चन इसमें मैंने रखा हुआ है। और ये सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अभी मैंने अपने सवाल तो दिए ही नहीं है, अभी मैं केवल प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया यही देते हैं कि पेपर में क्या आता है। जब आप किसी का मॉक पेपर करते हो ना, तो मॉक में कोई कुछ भी दे देता है उठा के, लेकिन एक्चुअल पिक्चर कहाँ क्लियर होती है? जब हम पेपर सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि एक्चुअली ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। कोई पीजीटी के पेपर में आया हुआ है, कोई टीजीटी में आया है, कोई पीआरटी में आया है, कोई फिजिकल एजुकेशन में आया है। सारे ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें 5 कंपनियों का निर्यात और आयात। आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। ठीक है ना, 5 कंपनियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिवन है। ठीक है, इंपोर्ट आपको गिवन है ऑरेंज कलर में, और एक्सपोर्ट गिवन है ब्लू कलर में। क्या निकालना है? वर्ष 2022 में, अच्छा ये एक ही साल का डेटा है पूरा, सभी 5 कंपनियों द्वारा एक साथ निर्यात की गई वस्तुओं की कुल संख्या, एक साथ निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, एक साथ एक्सपोर्ट, सभी 5 कंपनियों द्वारा एक साथ आयात की गई वस्तुओं की कुल संख्या का कितना परसेंट है? यानी क्या पूछा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना परसेंट है, ये पूछा हुआ है। अब एक्सपोर्ट है ब्लू कलर में, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ब्लू कलर हमारे पास है 45, कितने परसेंट अधिक है ये पूछा है भाई, सॉरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितने परसेंट ज्यादा है ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट को ऐड कर लेते हैं। 45, 70, 65, 58 और 38। ठीक है, ये तो आ गया एक्सपोर्ट का टोटल। कितना हो जाएगा ये? सबसे पहले ऐसे ऐड किया करो, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, ये हो गया 250। क्योंकि हम 10 डिजिट को जोड़ रहे हैं तो एक जीरो लगेगी। 250, उसके बाद 5 5 10 और 8 18 और 8 26। ठीक है, 250 और 26 टोटल हो गया ये 276। उसके बाद इंपोर्ट को ऐड कर लेते हैं। इंपोर्ट है 42 प्लस 55, 58, 48 और 47। ठीक है, इसे ऐड करेंगे, ये हो गया 4 5 9 14, 4 18 और 4 22, 220, 5 2 7 और 8 15 और 8 23 और 7 30। तो ये हो गया टोटल 250, 250। अब आपको क्या निकालना है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितने परसेंट ज्यादा है। परसेंट ज्यादा कम में ऊपर क्या आता है? डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 26। और जब ज्यादा पूछेगा तो नीचे क्या आता है? छोटी वैल्यू। और जब कम पूछेगा तो क्या आती है? बड़ी वैल्यू। अब इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है? 250। तो 26 अपॉन 250 इंटू 100, दिस इज योर आंसर। पहले ये कैंसिल, 5 से 2 5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5.2, यानी कि 10.4% एक्स्ट्रा। ठीक है, हो गया भाई? कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, मन में कोई डाउट आए तो पूछ लो। इसमें सीधा पूछा है कि निर्यात आयात से कितने परसेंट ज्यादा है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितने परसेंट ज्यादा है।
तो एक्सपोर्ट निकाल लिया, इंपोर्ट निकाल लिया, डिफरेंस आ गया 26। और अगर ज्यादा पूछा है तो छोटी संख्या नीचे आएगी, अगर कम पूछा होता तो बड़ी संख्या नीचे आ जाती। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कितना % कम है, तो अब आंसर क्या होगा, 26/276 इंटू 100। तो ये आंसर आ जाता कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कितना % कम है। परसेंट में 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कोई किसी का कितना % है, या कितने % ज्यादा, या कितने % कम। हाँ, 0.1 प्लेस तक, इसका मतलब 10.4, बस खत्म। डेसिमल के बाद 1 पॉइंट होना चाहिए, दशमलव के बाद 1 स्थान, यानी डेसिमल के बाद 1 ही नंबर होना चाहिए। 2 बोलेगा तो 2 तक निकालते। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, 3 विद्यार्थी ए बी सी ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जिसमें मैथ्स, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और इंग्लिश। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। जो ग्रीन कलर है ये है मैथ्स, रेड कलर इज बायो और ब्लू कलर इज लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। अब क्या पूछा है, गैर भाषा, गैर भाषा मतलब अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को छोड़ दो। गैर भाषा विषयों में बी सी और ए के अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गैर भाषा, गैर भाषा मतलब भाषा को नहीं लेना, लैंग्वेज को नहीं लेना, मतलब इंग्लिश के मार्क्स तो छोड़ दो, ये तो लेने ही नहीं। यानी कि बायो और मैथ्स में, और किसका रेशियो बताना है, बी सी ए, याद रखना, पहले बी फिर सी लास्ट में ए, तो हमें यह बताना है इसमें बी सी ए। तो सबसे पहले बी पर आते हैं, लैंग्वेज तो लेना ही नहीं है, 30 और 30 कितना हो गया, 60। फिर सी पे 30 और 50 80, और यहां पर हो गया 40 और 30 70। इनका रेशियो बताना था, 0 कैंसिल, योर आंसर इज 6:8:7। ठीक है, इससे हल्के सवाल नहीं हो सकते मैथ्स में, सिर्फ ध्यान से डेटा को देखना है और क्या पूछा है क्वेश्चन में और किसको कहां लिखना है, बस ये याद रखना है। उसने बीसीए पूछा है, कई बार हम जल्दबाजी में एबीसी लिख के आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर 5 कंपनीज। ठीक है, रेड कलर इज फॉर डिमांड, ब्लू कलर इज फॉर प्रोडक्शन। यहां लिख भी लेते हैं इस चीज को। जो रेड कलर है ये किसको दिखा रहा है, डिमांड को, और ब्लू कलर दिखा रहा है प्रोडक्शन को, इन लैक्स। अब आपको बताना, फाइंड द रेशियो ऑफ कंपनीज विद मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू दोज विद मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। किसका रेशियो बताना है, पहले आपको लेना जहां पर डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है, पहले वो लिखो कि कितनी कंपनियों में डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है। 1 2 3। पहले क्या पूछ रहा है, कितनी कंपनी में देयर इज मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा, यानी कि लाल नीले से ज्यादा। तो यहां लाल ज्यादा है, यहां लाल ज्यादा है, और यहां भी लाल ज्यादा है, तो कितने हो गए, 3। और इसका रेशियो बताना है उनके साथ जहां प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा है, यहां प्रोडक्शन ज्यादा, यहां प्रोडक्शन ज्यादा, 3:2 इज योर आंसर। बस यही बताना था। ऐसे ही आते हैं डीआई में, अगर 3 डीआई आएंगे, 2 तो बिल्कुल हल्के आएंगे, एक में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और मैं सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन ले रहा हूं, एक भी क्वेश्चन किसी मॉक का नहीं है या मेरा बनाया हुआ नहीं है कि आप ये सोचो कि जानबूझ के मैं आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, अभी अच्छे सवाल भी आएंगे आगे 2-4, लेकिन जनरली डीआई का क्वेश्चन सिंपल ही होता है। हो गया भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
इस डेटा में विभिन्न लंबाइयों और बच्चों की संख्या को दर्शाया गया है, यानी कि एक तरफ है हाइट इन सेंटीमीटर और दूसरी तरफ है बच्चों की संख्या, कि इस हाइट में कितने बच्चे हैं, इस हाइट में कितने बच्चे हैं, ये सब है। क्या निकालना है? उन बच्चों की कुल संख्या बताइए जिनकी लंबाई 125 सेंटीमीटर से कम या बराबर, 125 से कम या बराबर, ये हो गए 16, एक तो ये बताना है, या 145 सेंटीमीटर से अधिक। अब 145 से कम या बराबर ये है, तो ये वाले हो गए। अब बच्चा गलती क्या करेगा? 86 जोड़ देगा। नहीं, 72 से 86, तो यहां इस रेंज में कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे। भाई 72 तक 145 से कम या बराबर है, और 72 से आगे कहां गया? 86। एक्चुअली जब ऐसा डेटा होता है ना, तो उसमें नीचे वाला टोटल होता है। 86 टोटल बच्चे हैं, सिर्फ 86 बच्चे इसमें नहीं है। ऐसे डेटा में ध्यान रखना। यहां पर 80 देखो, 120 से कम या बराबर कितने बच्चे हैं? 8। अब जब अगला लिखा ना इसने 16, तो इसमें ये भी तो आ गए 120 से कम वाले। अंडरस्टूड बात है, ये अलग अलग डेटा नहीं है। जो 125 से कम है वो 120 से भी तो कम है, यानी कि ये जो 8 बच्चे हैं ये 16 में शामिल हैं। तो टोटल 125 से कम या बराबर 16 बच्चे हो गए, और 145 से कम या बराबर से ज्यादा 145 से अधिक, यानी ये जो 72 बच्चे हैं ये सब 145 से या तो कम है या ज्यादा है। तो ज्यादा, हमें तो ज्यादा बताने हैं, कितने हैं? 14। तो 16 तो ये और 14 ये, तो आंसर अपना क्या होगा? 30। 30 बच्चे ऐसे हैं जो 125 सेंटीमीटर से कम या बराबर, ये 16, और 145 से अधिक। अब 72 से 86 पे गए तो 14 बच्चे बढ़ गए। यहां पर 14 बच्चे ऐसे हैं जो 150 से कम या बराबर है। तो टोटल 16 और 14 कितना आंसर हो गया? 30। बहुत बच्चे इसका आंसर 86 प्लस 16 लगा के आ जाते, 102 नहीं। जब कभी देखो अगर कोई 120 से कम है, अंडरस्टूड बात है, तो वो 125 से भी तो कम है। तो इसका मतलब ये जो 8 बच्चे हैं ये 16 में शामिल है। जब कभी ये वाला डेटा आएगा ना, लेस और मोर, तो ध्यान रखना इसमें ये नीचे वाला क्या होता है? टोटल बच्चे। ये टोटल है 86। 86 बच्चे ऐसे हैं जो 150 से कम या बराबर है। अब इस 86 में ये फिर ये आ गए, ये ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना। यहां बच्चा गलती करेगा, आंसर लगाएगा 102 और आंसर होगा 30। तो कुछ डीआई आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। मैंने बताया ना, फिक्स नहीं होता, वहां देख के ही पता लगेगा। अब इसमें देख के खुद ही 120 से अगर कोई कम है तो 125 से भी तो कम है वो, तो यानी कि इस 125 में ये भी आ रहे हैं, ये भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग डेटा दिया होगा, अगर अलग होता तो वो मेंशन करता कि भाई ये बच्चे अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, और फिर नीचे टोटल अलग से लिखता। नहीं लिखा तो नीचे वाला टोटल। ठीक है? हाँ भाई, अगर किसी का वजन 80 से कम है तो 90 से भी तो कम है उसका वजन, तो आ गया ना उसमें वो 90 वाले में भी। ये बात मैं समझा रहा हूं, क्लियर हुआ माइंड में? चलो, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर इसमें बच्चा जोड़ने में जल्दबाजी कर सकता है, तो ध्यान से। एक आधा डीआई ऐसा होता है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। इसमें देखिए आपको गिवन है द एनुअल ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द ईयर्स 2018 to 23 ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। Study the graph and answer the question. What is the ratio of total production in the years 21 and 23? 21 and 23 यानी कि 400 और 500, ये हो गया 900। और इसका रेशियो बताना है किसके साथ? टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर्स 18 एंड 20, 470 और 530, ये कितना हो गया? 1000। तो आंसर आ गया 9:10। ठीक है, या गिवन भी है। बस 2 साल का डेटा ऐड कर दिया, किसी और 2 साल का डेटा ऐड कर दिया और उसका रेशियो पूछ लिया, खत्म खेल यहीं पर। डबल डीआई में क्या होता है? इनकी वैल्यू दे देता है, तो फिर हम रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसा डबल डीआई में होता है। सिंगल डीआई तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला खुद गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, जो डीआई में फॉर्मूला गिवन है वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये अच्छा डीआई है, इसको ध्यान से समझना सारे।
सबसे पहले तो इस डीआई में कंपनीज ए बी सी डी इन द ईयर 2018 द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए कंपनी इज गिवन बाय। अब प्रॉफिट और लॉस इस बार इसने खुद ही फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस आप कैसे निकालेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पहले ही दे दिया, इसे कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड डीआई। यहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने दिमाग से आंसर नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो पिंक है ये है आपका इनकम और जो ब्लू है वो है एक्सपेंडिचर। हमें निकालना है इन 2018 विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखो, वैसे तो यहां से दिख भी रहा है कि सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट किसने कमाया है? डी ने। दिख रहा है भाई 470 इनकम है और खर्च कितना किया? 350, 120 बचा लिया। यहां कितना बचाया? 60। यहां कितना बचाया? 20। यहां 40 और यहां पर 60। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज होते तो फिर आप क्या करते? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, सबका परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के चेक करते। यहां तो इतना ज्यादा इसमें डिफरेंस है कि बच्चा वैसे देख के भी लगा सकता है, पर अगर आपसे पूछ लेता कि यहां डी में प्रॉफिट कितने परसेंट है तो तब आप फॉर्मूला इनका ही यूज करते। अगर हमें यह निकालना हो कि डी का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में है कितने परसेंट, तो क्या लगाएंगे? 470 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100। तो यहां से आपका परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये कितना हो गया? 120। ठीक है, 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल, ये 7, 2, 7 से ये 17 इंटू 7 होता है 119, तो ये 17.1 आ जाएगा। 17 दूनी तो 34, तो लगभग ये 34.2%। अप्रोक्सीमेट पूछेगा तो 34 या 35% ऑप्शन में होगा, वो आप लगा देंगे। ठीक है, अब यहां तो साफ दिख गया कि डी को जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, पर वो ये भी तो पूछ सकता था ना डी और ए के प्रॉफिट में कितना गैप है, तब आपको डी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ए का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। और फॉर्मूला हर सवाल में यही यूज होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? फॉर्मूला बेस्ड डीआई में कैसे करेंगे? इसमें तो देख के पता लग गया, पर जनरली क्वेश्चन ऐसे होता है कि डी और ए के प्रॉफिट में अंतर कितना, तो डी का प्रॉफिट निकालो फॉर्मूले से, ए का प्रॉफिट निकालो, उसको माइनस करो, वो आपका आंसर होगा। या डी और ए का टोटल प्रॉफिट पूछ लेगा, वहां भी हमें दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा सॉल्व करके। क्लियर? अभी और आएगा फॉर्मूला वाला आगे, बट फिलहाल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करना है या कैसे यूज करना है, या फॉर्मूले पे और बेटर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट, ये आ गया हिस्टोग्राम। क्योंकि हिस्टोग्राम की पहचान होती है वो सारे आपस में कनेक्टेड होते, गैप नहीं होता। अगर गैप है तो बार ग्राफ। एक और फर्क होता है, हिस्टोग्राम किसी एक ही चीज का डेटा होता है, बार ग्राफ दो चीजों के भी हो सकते हैं, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर दो थी ना, बार ग्राफ में दो चीजों का, तीन चीजों का भी डेटा हो सकता है। हिस्टोग्राम में एक ही चीज का डेटा होगा। यहां पे साफ गिवन है सेल्स ऑफ टॉयज, टॉयज की सेल हो रही है, सिर्फ सेल का डेटा है, सेल के साथ और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं पहले। द हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टॉयज सोल्ड इन एवरी ईयर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए रिमोट was rupees 160 in 2015 and increased by 25% each year, then what was the total sales of 2017? देखो, सबसे पहले इसमें एक डेटा क्या दिया है, 2015 में जो रिमोट है उसकी कीमत कितनी थी? 160 रुपए। 2015 में रिमोट का जो प्राइस है वो कितना है? 160 रुपए। और ये एक साल में कितना इंक्रीज होता है? 25%। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, साधारण सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2015 में अगर 160 है तो 2016 में कितना प्राइस होगा, तो हम सीधा सीधा 160 का क्या निकालेंगे? 1/4, ये आ जाएगा 40। इसको जोड़ देंगे तो ये प्राइस हो गया 2016 का 200 रुपए। बात समझ में आ गई?
फिर ये 2017 में 25%, फिर बढ़ जाएगा, तो 2017 में कितना हो जाएगा भाई? 200 का 1/4 होगा 50, तो यानी कि 200 प्लस 50 250। ये 2017 में एक रिमोट का प्राइस है, और हमें क्या निकालना है? 2017 में टोटल सेल कितने पैसों की हुई, तो टोटल कितने रिमोट बिके हैं? 1500। एक रिमोट का प्राइस 250, तो टोटल सेल्स ऑफ 2017 इज 1500 इंटू 250, तो 25 इंटू 15 होता है 375, और 3 0 तो 3,75,000 रुपए। ये आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले हमें क्या निकालना पड़ा? 2015 से 2016 का प्राइस, वहां से 2017 का प्राइस, फिर वो एक टॉय का प्राइस था। टोटल टॉयज बिके हैं 1500, तो इसका मतलब कितने की सेल हुई? 3,75,000 की टोटल सेल हुई। क्लियर क्वेश्चन? चलें आगे। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ विच शोज द पॉपुलेशन ऑफ 2 सिटीज। अच्छा, ये ए कट गया, लिख लेना यहां ए एंड बी ओवर द ईयर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, 2 सिटीज का 2004, 5, 6, 7, 8 का डेटा दिया हुआ है, ए और बी का। ठीक है, ए है हमारा ब्लू कलर में और बी है ऑरेंज कलर में। अब क्या निकालना है? पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इन 2004, 6 एंड 8। ए यानी के ब्लू 4, 6, 8, 4 में ब्लू हो गया 50, 6 में ब्लू है 100, और 8 में ब्लू है 120। इज व्हाट परसेंट मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इन 5 एंड 7। बी यानी कि ऑरेंज 5 और 7 में, 5 में 70 है, 7 में 80 है, 70 प्लस 80। ठीक है, ये हो गया 220 और 50, 270, और ये आ गया 150। पूछा क्या है? ये वाला इससे कितने परसेंट ज्यादा है? परसेंट ज्यादा का मतलब डिफरेंस ऊपर आएगा, डिफरेंस आ गया 120, और जब ज्यादा पूछता है तो कम वाला नीचे आता है, अपॉन 150 इंटू 100। ठीक है, 50 से कैंसिल, 2, 3, 3 से ये कैंसिल, 40 पे, तो 80% आंसर आ गया, 80% मोर। ठीक है, 3 साल का डेटा लिया सिटी ए का, और 2 साल का डेटा लिया सिटी बी का, और पूछ लिया ए का डेटा बी के डेटा से कितने परसेंट ज्यादा है। तो संख्या में कितना ज्यादा था? 120, और किससे? 150 से। 120 अपॉन 150, 80% मोर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एयर कंडीशन। अच्छा, जो ब्लू कलर है वो क्या दिखा रहा है कि टारगेट क्या लिया था प्रोडक्शन। ठीक है, तो टारगेट दिखा रहा है ब्लू कलर में, और एक्चुअल है ऑरेंज कलर में। ठीक है, अब क्या निकालना है? द कंबाइंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एयर कंडीशनर इन फरवरी एंड जून। कंबाइंड यानी कि टोटल, फरवरी और जून में एक्चुअल, फरवरी और जून का एक्चुअल। एक्चुअल इज ऑरेंज कलर, फरवरी में 42 और जून में 57, 42 प्लस 57, ये हो गया 99। ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द कंबाइंड टारगेटेड प्रोडक्शन इन जनवरी, मार्च एंड मई। जनवरी, मार्च और मई का टारगेट यानी कि ब्लू 40, 35 और 47, 40, 35, 47, ये हो गया 40, 30, 70, 110 है। अच्छा हाँ, मार्च बोला है, 38 आएगा। हाँ जी, ठीक है, 38। तो ये हो गया 40, 30, 70, 40, 110, 8 और 7, 15, 125। अब क्या पूछा है कि ये एक्चुअल प्रोडक्शन इन 2 महीनों का इन 3 महीनों के टारगेटेड प्रोडक्शन से कितने परसेंट कम है। तो कितना कम है?
26, और कम पूछा है तो ज्यादा वाला नीचे आएगा 26/125 इंटू 100। पहले 25 से काट दो 4, 5, फिर 5 से कैंसिल कर दो 5.2, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 20.8% इज योर आंसर। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान की जरूरत है कि किसको जोड़ने के लिए बोला है, उसको परसेंटेज ज्यादा पूछा है, कम पूछा है, एवरेज पूछा है, रेशियो पूछा है, सम है, डिफरेंस है, क्या है क्वेश्चन में। हाँ, बाकी बहुत इजी है, एक आधा फॉर्मूले वाला आएगा, उसमें बस फॉर्मूले का यूज करना है। एंगल डिग्री आएगा तो वो जो लिखवाया था 1 डिग्री और 1% की वैल्यू वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये आ गया, देखिए लाइन ग्राफ, इसमें भी फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ, परसेंटेज प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, फॉर्मूला पहले ही दे दिया। अच्छा, प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट है। आपको बताना है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ई इन 2011 एंड 12 वाज द सेम, कंपनी ई का 2011 और 12 का प्रॉफिट सेम है। अब देखिए कंपनी ई, ये है ई हमारा, ये रही, ये कंपनी ई है, इसके बारे में पूछा गया है। 2011 है ऑरेंज लाइन, ठीक है ना, ये जो ऑरेंज लाइन है ये 2011 है और ब्लू लाइन 2012 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ई इन 2011 एंड 12 इज सेम। सबसे पहले एक चीज दे दी, 2011 और 12 में ई का क्या सेम है, एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये तो प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, एक्सपेंडिचर को हम एक्स मान लेंगे, एक्सपेंडिचर सेम है ये तो पता लग गया। ठीक है, ये क्या गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट, इसका मतलब 11 में कितना प्रॉफिट हुआ 40% और 12 में कितना प्रॉफिट हुआ 55%, 55, ये 55 है, ये 40 है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं 2011 में अगर बात करें किसकी, परसेंटेज प्रॉफिट की, तो ये है 40% और ये किसके इक्वल होगा, इनकम माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। भाई एक्सपेंडिचर को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और अगर बात करें 2012 की तो 55 इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। एक्सपेंडिचर दोनों में क्या है, इक्वल है, इसलिए मैंने यहां भी एक्स रखा और यहां भी एक्स रखा। अब यहां सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 0 से 0 कैंसिल, यहां आ गया 2 और ये आ गया 5, यहां 5 से कैंसिल होगा 11 और 20, तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 5i माइनस 5x और यहां हो गया 7x इक्वल्स टू 5i और यहां इनकम कितनी हो गई 7x अपॉन 5। ये बात समझ में आई, इनकम कितनी आ गई 7x अपॉन 5 और यहां इनकम कितनी आ जाएगी 11x इक्वल्स टू 20i माइनस 20x, तो 20 और 11 कितना हो गया 31x इक्वल्स टू 20i और 31x अपॉन 20 इक्वल्स टू i। अब यहां निकालना क्या है देखते हैं, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इनकम्स इन द सेम ईयर, इनकम का रेशियो बताना है। दोनों इनकम निकाल चुके हैं, बस इनका रेशियो निकाल दो। तो ये पहली इनकम है 7x अपॉन 5, इसके नीचे इसको लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी रेशियो निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 20 अपॉन 31x, x से x कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, आंसर आ गया 28 रेशियो 31, दिस इज योर आंसर। तो ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन था, फिर समझाता हूं। सबसे पहले हमें क्या दिया उसने,
साल 2011 और 12 में एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर को आप ई भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट साल 2011 में 40% है और 12 में 55% है। मैंने रखा साल 2011 40% प्रॉफिट, इनकम हमें नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर को मैंने एक्स लिख लिया तो मुझे मिल गया इनकम 7x/5 है और यहां से इनकम आ गई 31x/20। इसका रेशियो निकालना था, यानी आपको फाइनली सॉल्व करना था 7x/5/31x/20 ये कितना होगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 28:31। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा अच्छा डीआई पूछेगा तो फॉर्मूला खुद देगा, फिर वो फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे। बाकी देखो पूरा पीडीएफ भेजूंगा आज क्लास में, क्लास के बाद पूरा पीडीएफ आपको भेजूंगा। अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड नहीं, सॉल्व तो करा दिया क्लास में, पूरा सॉल्व करना खुद। टोटल शायद इसमें 18 या 19 क्वेश्चन है, अगर आपने सारे निकाल दिए तो बस आ गया डीआई समझ में, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं पेपर में। और नहीं आए तो फिर सॉल्व्ड बाद में आके देखना, पहले सॉल्व्ड नहीं भेजूंगा, सारे कराऊंगा, फिर आपको अनसॉल्व्ड पीडीएफ दूंगा सेम क्वेश्चंस का, फिर आंसर मैच करना कितने तुम्हारे सही हुए। ठीक है, आंसर की मैं भेज दूंगा। चलिए जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी गलती हो सकती है तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए टॉय। एक टॉय को बनाने में कितना खर्चा होता है ये दिया हुआ है। अब खर्चा भी डेसिमल में दिया हुआ है कि प्रमोशन पे खर्च होता है 0.15, ट्रांसपोर्टेशन पे 0.18, शेल्फ मेंटेनेंस 0.1, डिजाइन पे 0.25 और रॉयल्टी पे 0.32। टोटल मिला के अगर डेसिमल में होगा तो ये 1 होगा, अगर परसेंटेज में होगा तो 100, डेसिमल गिवन होंगे तो टोटल 1, डिग्री होगा तो 360। ठीक है, अब आपको दिया इफ द प्रोड्यूसर स्पेंड्स ₹375 ऑन डिजाइन ऑफ 5 टॉयज। 5 खिलौनों के डिजाइन पे 375 रुपए खर्च होते हैं। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं 375/5, यानी कि 75 रुपीज ऑन डिजाइन ऑफ 1 टॉय। ये बात तो समझ में आ गई। एक टॉय का डिजाइन बनाने में 75 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 50 टॉय की रॉयल्टी पे कितना खर्च होगा। तो पहले तो एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। 75 रुपए खर्च होते हैं एक टॉय के डिजाइन पे, और टॉय कितने हैं 50। अब पहले देखो डिजाइन है किसके बराबर, 0.25 के। पहले डिजाइन की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। 50 टॉय है टोटल, और अच्छा 75 डिजाइन हमने निकाल लिया। 1 मिनट अभी निकालेंगे। ये जो 75 है एक्चुअल में ये किसके बराबर है, 0.25 के। एक टॉय का डिजाइन बनाने पे कितना खर्च होता है 75, तो ये 75 किसके बराबर हुआ, 0.25 के। डिजाइन पे 0.25 खर्च होता है ना, 0.25 तो डेसिमल है और ये रुपीज है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 0.25 इज इक्वल्स टू कितना 75 रुपीज। तो यहां से एक की वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, फिर 50 टॉय और उसको 0.32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक की वैल्यू क्या आएगी यहां से 75/0.25। इसको कैंसिल करते हैं 100, 4 तो ये कितनी आ गई, सॉरी 3, तो ये आ गई 300। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 50 की, तो 50 इंटू 300 इंटू 0.32। ये 50 है टोटल टॉयज, ये एक की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है रॉयल्टी की, क्योंकि हमें तो रॉयल्टी निकालनी है ना कि रॉयल्टी पे कितना खर्च हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले
हमने डिजाइन से किसकी वैल्यू निकाली, 1 की। भाई ये तो 0.25 की वैल्यू है ना, 75। 0.25 से हमारा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हो जाएगा, हमें ये पता होना चाहिए 1 की वैल्यू कितनी है। 1 की वैल्यू तो फिर 50 की निकलेगी, और वहां से उसको मल्टीप्लाई करेंगे रॉयल्टी से, तब अपना आंसर आएगा 4800 रुपीज। भाई टोटल ये मैंने क्या निकाल लिया, 50 टॉय बनाने में खर्चा कितना होगा, 15,000 रुपए, लेकिन 15,000 में रॉयल्टी कितनी जाएगी, 0.32। ये जो मैंने निकाला, ये मैंने क्या निकाल लिया कि 50 टॉय बनाने में कुल कितना खर्चा लगेगा, क्योंकि ये जो 375 था ये तो खाली डिजाइन का था ना। मैंने निकाला एक टॉय बनाने में खर्चा कितना आता है, 300, क्योंकि ये जो 75 रुपए है ये खाली डिजाइन का खर्चा है। ये जो 1 की वैल्यू आई ये क्या आई है, एक खिलौना टोटल बनाने में कितना खर्चा लगता है, 300 रुपए। तो 50 खिलौने बनाने में टोटल कितना पैसा लगेगा, 15,000। अब 15,000 में से रॉयल्टी निकालनी है, इसलिए उसको 0.32 से मल्टीप्लाई किया। अभी समझ में आया, अभी पता चला ना ये 0.25 क्या है, ये तो केवल डिजाइन का पैसा है। ये एक क्या है, टोटल टॉय एक कितने का पड़ता है, टोटल टॉय बनाने का खर्चा। एक खिलौना 300 रुपए में बनता है, तो 50 खिलौने कितने में बनेंगे, 50 × 300, 15,000 में 50 खिलौने बन गए। अब 15,000 में से रॉयल्टी कितनी जाएगी, 0.32, इसीलिए 15,000 को किससे गुणा किया, 0.32 से। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, इसमें सिंगल लाइन ही है तो आसान सा ही होगा। अच्छा, फॉर्मूला भी दिया हुआ है इसमें। चलो, आवर्ती बहुभुज, अब इसका तो किसी को नहीं पता होगा। आवर्ती बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी मतलब ये संख्याएं, पॉलीगन मतलब ये लाइन। ठीक है, ये डिजाइन। अब इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम इनटू 100, ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ना, व्यय खर्च। यदि 2018 और 2020 के व्यय समान थे, 18 ये खर्च है 55 और 20 क्या है 45, यानी कि 2018 55% ऑफ 2018 इक्वल है 45% ऑफ 2020, ये दिया हुआ है। तो बताना क्या है, अनुपात क्या है इनका 18 और 20 का। बहुत इजी है ये तो, 2018 अपॉन 2020, इसका रेशियो निकालना है। कितना होगा, 45% अपॉन 55%, काट दो, 9:11। ठीक है, सिर्फ रेशियो बताना था 2018 और 2020 का। तो फॉर्मूले की जरूरत कुछ खास पड़ी नहीं, डायरेक्ट ही निकल गया। बाकी किसी की वैल्यू देगा तो एक की वैल्यू रखेंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू देगा तो इनकम निकल जाएगी, इनकम देगा तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये तो रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये आपको 6 कंपनियों, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स में है, एंड कॉस्ट इन रुपीज पर 100 आइटम, और ये कॉस्ट है ABCDEF पर 100 आइटम। यानी कि आइटम प्रोड्यूस्ड ये आपको गिवन है ब्लू में, मैं लिख देता हूं यहां पर। ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइटम प्रोड्यूस्ड। और ऑरेंज लाइन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा कॉस्ट किस पर लेंगे आप, पर 100 पे। ये लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट है उसको आप 100 पे कैलकुलेट करेंगे, यानी 100 में से 45 या 45%, ये भी कह सकते हो। जो आइटम प्रोड्यूस है वो किस में दिए हुए हैं, 1000 में, और जो कॉस्ट है वो आप किस में देखेंगे, 100 के ऊपर देखेंगे, पर 100। यहां लिखा हुआ है कॉस्ट इन रुपीज पर 100 और आइटम प्रोड्यूस्ड अपॉन थाउजेंड्स में। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज A, C एंड E टुगेदर। सबसे पहले ए कंपनी की क्या निकालनी है,
टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। पहले ए ने देखो कितने आइटम प्रोड्यूस किए, आइटम प्रोड्यूस किस में है, ब्लू कलर में, ए 32, इसको हम लिखेंगे 32,000, है ना, क्योंकि जो आइटम्स हैं वो किस में दिए हुए हैं, 1000 में, तो हम 32 नहीं लिखेंगे, 32,000 आइटम प्रोड्यूस किए। और पर आइटम कॉस्ट कितनी है, 32 वाले की 45। अब ये 45 को किस पे कैलकुलेट करेंगे, 100 पे, यानी यहां पर क्या आएगा 45/100, या 45% भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसको 100 पे कैलकुलेट करना है। अब इसका आंसर निकाल दो, 45 और 32 कितना हो गया, 90 और 135, 1440 और साथ में एक जीरो, तो 14,400 रुपए। यानी कंपनी ए ने जो 32,000 आइटम प्रोड्यूस किए उनकी कॉस्ट कितनी है, 14,400 रुपए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही निकालेंगे कंपनी सी का। कंपनी सी कितने आइटम प्रोड्यूस करती है, कंपनी सी ब्लू 40,000, और एक आइटम की कॉस्ट कितनी है 50 पर 100, यानी कि 50/100, या इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। 50/100 कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये आ गया 20,000 रुपए। और अभी आपको निकालना है कंपनी ई। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करती है 35,000 आइटम्स और 55/100। ठीक है, 0 से 0 दोनों कैंसिल, 35 × 55 हो जाएगा कितना, कितना आ गया 1925। चलो जी, ये आ गया 19,250। अब इन तीनों को ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 53,650। तो आई थिंक अब आगे नहीं है, हाँ एक और है, लास्ट है, नहीं वो देखते हैं अभी। समझ आया, हाँ जी, उसने खुद बोला हुआ है ना कि जो कॉस्ट है वो आपको पर 100 लेनी है, यानी कि अगर 45 रुपए है तो 45 रुपए पर 100। पर 100 का मतलब होता है हमेशा कॉस्ट 100 से डिवाइड होगी। 45/100 यानी कि 0.45 लेंगे उसको। आप ये भी कह सकते हो कि यहां 0.45 लेना था, यहां 0.5 और यहां 0.55। ठीक है, पर 100 का मतलब उसको 100 से भाग करके लिखेंगे। चलिए लास्ट, ये भी आई थिंक रिपीट ही हुआ है। एवरेज निकालना है, निकाल लेंगे। व्हाट वाज द एवरेज प्रोडक्शन बाय ऑल द 5 फैक्ट्रीज इन द ईयर 1992, इसका एवरेज निकालना है, जोड़ के 5 से डिवाइड, आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा डीआई। ये पूरा अनसोल्ड पीडीएफ मैं आपको अभी भेज रहा हूं, सारा घर जाके सॉल्व करेंगे। अनसोल्ड के बाद फिर एक और भेजूंगा प्रैक्टिस पीडीएफ, ठीक है ना, एसएससी से रिलेटेड। अभी सारे टीचिंग वाले भेजूंगा, दोनों कर लेना। पहले इसको कर लो आज, फिर कल दूसरा भेजूंगा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कल अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लेना इनमें से किसी में कोई डाउट आया हो तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्या, हाँ रिकॉर्डेड भी देख लेंगे, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि समझ आ गया।